गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम मलकीत सिंह है। मैं आपका स्वागत करता हूं हिस्ट्री स्पेशल बैच में। तो कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था शाहजहाँ के बारे में, जिसने भारत के अंदर बहुत अच्छी अच्छी इमारतें बनवाई, जिनमें से एक अजूबा भारत में भी है जो आगरा का ताजमहल है, जो उसने अपनी पत्नी की याद में मतलब मुमताज़ की याद में बनवाया था। उसके बाद उसने दिल्ली में बनवाया रेड फोर्ट, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, जब 1757 में बेड रेस्ट पे पहुंचा कौन, शाहजहाँ बीमार पड़ा, तो उसने झरोखे दर्शन के लिए आना बंद कर दिया। और उसके बाद क्या, जनता ने सोचा कि वो मर चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसको कैद कर लिया गया था औरंगजेब, उसके बेटे ही नहीं, आगरे के किले में। और लगातार 8 साल कैद रहा वो औरंगजेब की वजह से, कहाँ पर, आगरे के किले में। तो उसके बाद क्या हुआ, औरंगजेब मतलब शाहजहाँ के बेटों में गृह युद्ध स्टार्ट हो गया, जिसको किसने जीता था, औरंगजेब ने। और उसके बाद औरंगजेब खुद गद्दी पर बैठ गया 1658 ईस्वी में, और 1707 तक रहा शासनकाल में। कहने का मतलब, ऐसा मुगल बादशाह जो कट्टर धार्मिक था, जो उस मतलब इस्लाम धर्म को ही मानता, बाकी धर्म का प्रचार देखना भी अच्छा नहीं लगता था उसको, इसीलिए उसने सभी धर्मों को नष्ट करवा दिया, सभी मंदिरों को नष्ट करवा दिया। जितने हिंदू धर्म थे, हिंदू देवी देवताओं की पूजा पर, सभी पर पाबंदी लगा दी थी। जो कब बैठा था, 1658 में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट मुगल बादशाह, जो कौन था, औरंगजेब, जिसको आलमगीर भी कहा जाता है। जिसका शासनकाल 1658 में गद्दी पर बैठा, 1707 तक शासन करेगा। तो औरंगजेब का जन्म 1618 में दोहद नामक स्थान जो उज्जैन में, उधर हुआ। तो मतलब जब इसका जन्म हुआ था, तो इसके पिता मतलब जब जो इसके पिता ने पतरा दिखवाया किसी से, ज्योतिष ने इसके बारे में भविष्यवाणी कर दी, और शाहजहाँ से बोला कि आपका यही बेटा आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सच हुई, क्योंकि अपने ही पिता को कैद कर लेता है कौन, औरंगजेब, और उसको रखा जाता है 8 साल आगरा के किले में। तो उसके बाद क्या किया उसने, 1637 में शादी कर ली, किससे, दिलरास बानो बेगम से। तो 1637 में शादी कर ली औरंगजेब ने, किससे, दिलरास बानो बेगम से। और इसी दिलरास बानो बेगम को क्या कहा जाता है, रबिया बीबी। दिलरास बानो बेगम का ही नाम हुआ करता था रबिया बीबी, या इतिहास में इसको रबिया बीबी के नाम से जाना जाता था। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेयर इज टॉम्ब ऑफ बीबी, या बीबी का मकबरा कहाँ पर है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बीबी का मकबरा कहाँ पर है, तो वो कहाँ है, औरंगाबाद में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है बीबी का मतलब, बीबी का मकबरा मतलब सेकंड ताजमहल। क्योंकि औरंगजेब को पता था कि उसके पिता ने अपनी पत्नी के लिए क्या बनवाया था, ताजमहल। लेकिन कहीं ना कहीं उसने अपने पिता की कॉपी करने के लिए, बिल्कुल हूबहू कॉपी क्या करना चाहिए, अपने पिता की कॉपी करना चाहिए। लेकिन आप लोग जानते हो, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। लेकिन जितना खूबसूरत बन के आया ताजमहल, उससे भी बदसूरत बना क्या, बीबी का मकबरा, जो कहाँ पर है, औरंगाबाद में, ठीक है ना। और इसी को सेकंड ताजमहल भी बोला जाता है, और इसी को बोला जाता है बीबी का मकबरा, जो औरंगाबाद में है। जितना खूबसूरत बना है ताजमहल, उतना ही बदसूरत क्या बना है, बीबी का मकबरा, जिसको ब्लैक ताजमहल भी कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद इसने अपने शासनकाल के अंदर पूरी तरह से बैन करवा दिया तंबाकू, और पूरी तरह से बैन करवा दी शराब। कहने का मतलब, जैसे कि शाहजहाँ के बहुत सारे 4 बेटे अलग से हुआ करते थे, लेकिन जब ज्योतिषी ने इसके बारे में भविष्यवाणी की, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तरफ क्या, स्टडी की तरफ इसका ध्यान दिया गया। मतलब इसको मुस्लिम शिक्षा देने के लिए भेजा, जैसे कि बाकी बेटों को वो अस्त्र विद्या सिखा रहा था, मतलब तलवारबाजी सिखाया जा रहा था। लेकिन उसको डर था किसके, औरंगजेब के बारे में, इसलिए इसको धार्मिक विद्या पर ज़्यादा
जोर दिया गया। कहने का मतलब मुगल बादशाह में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ, सबसे ज़्यादा अनुशासनहीन ही कौन था? औरंगज़ेब। और सबसे ज़्यादा शासन करने वाला भी एकलौता शासक कौन हुआ? औरंगज़ेब आलमगीर। इसने अपने शासनकाल में तंबाकू और शराब पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी और इसके अलावा उसने जुआ खेलना भी पूरी तरह से बैन करवा दिया था। उसके बाद क्या हुआ? 1662 में इसने बैन करवा दी दास प्रथा। उसके बाद 1663 में पूरी तरह से बैन करवा दी इसने सती प्रथा। उसके बाद 1664 में इसने पूरी तरह से बैन करवा दिया तीर्थ यात्रा कर। तो इससे पहले किसी को भी तीर्थ यात्रा कर नहीं देना होता था, लेकिन दोबारा से लगवा दिया किसने? औरंगजेब ने तीर्थ यात्रा कर। मतलब कहीं पर भी हम धार्मिक स्थान पर जाएंगे तो क्या देना होगा? हमें तीर्थ यात्रा कर देना होगा, जो किसने स्टार्ट करवा दिया था? औरंगजेब ने। जैसे कि दक्षिण में शासन कर रहा था कौन? औरंगजेब। तो उत्तर में एक मुगल से हटकर एक साम्राज्य का पतन हुआ। मतलब स्टार्टिंग हुई किसकी? मराठा साम्राज्य की, जिसका फाउंडर शिवाजी महाराज थे। तो एक तरफ कसम खाई थी किसने? औरंगजेब ने इस्लाम धर्म का प्रचार करने की। लेकिन दूसरी तरफ से किसने कसम खाई थी? शिवाजी महाराज ने, कि आप जितना भी हिंदू धर्म को नष्ट करने की कोशिश करोगे मैं उतना ही इसको आगे बढ़ाऊंगा। तो इसीलिए जहां एक तरफ कसम खा रहा था कौन? औरंगजेब इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए, तो दूसरी तरफ शिवाजी ने क्या बोला? कि जितना आप हिंदू धर्म को नष्ट करोगे मैं उतना ही इसका प्रचार करूंगा। तो कहने का मतलब ये था कि जितना भी वो डायरेक्टली उसके साथ नहीं भिड़ सकता था, क्योंकि उसकी सेना बहुत बड़ी थी औरंगजेब की, इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहता था। इसी बात से लेकर उसने क्या किया? 1664 में सबसे पहले कहाँ किसको लूटा? सूरत, जिसको सूरत की प्रथम लूट कहा जाता है। तो सूरत की प्रथम लूट कब हुई? 1664 में, जो किसने की थी? शिवाजी ने। क्योंकि सूरत को इसीलिए लूटा क्योंकि सबसे ज्यादा एक फेमस बंदरगाह हुआ करती थी किसकी? मुगलों की, इसीलिए उनको सूरत को लूटा, क्योंकि वो डायरेक्टली उनका सामना नहीं कर सकता था, लेकिन वो उनको भारी से भारी नुकसान पहुंचाना चाहता, जिसकी वजह से जो मुगल शक्ति है वो कमजोर हो। इसीलिए उसके चलते हुए उसने 1664 में लूट की। कहाँ पर? सूरत पे। तो इस बात का पता किसको लगा? औरंगजेब को लगा। तो औरंगजेब ने अपने सैनिक जय सिंह को भेजा किसके साथ लड़ाई करने के लिए? शिवाजी के साथ। तो जो शिवाजी और जय सिंह के बीच में एक संधि हुई जो 1665 में हुई। जय सिंह और शिवाजी के बीच में, जय सिंह और शिवाजी के बीच में एक संधि होती है जो फेमस भी है, जिसको बोला जाता है पुरंदर की संधि। जय सिंह और शिवाजी के बीच में होती है ट्रीटी ऑफ पुरंदर या पुरंदर की संधि, जो 1665 में हुई थी। तो उसके बाद इस संधि के मतलब सारी कार्रवाई क्या हुई, संधि से क्या क्या उसको देना पड़ा। तो शिवाजी को कहा गया कि जितने भी आपने मुगल साम्राज्य के अंदर अपने भी इलाके या किलों पर अधिकार किया हुआ है आप सारे के सारे छोड़ दोगे और आपको कहाँ पर पेश होना होगा? औरंगजेब के दरबार में। तो जब ये औरंगजेब के दरबार में लेके गया कौन? जय सिंह किसको? शिवाजी को। उसी टाइम उसने क्या कर लिया? शिवाजी को अरेस्ट कर लिया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिवाजी को कहां पर कैद किया गया था औरंगजेब को? तो आगरा के जयपुर भवन में। तो शिवाजी को कैद कर कहां पर रखा गया था? जयपुर भवन, जो कहां पर है? आगरा में रखा गया था शिवाजी को। तो उसके बाद क्या हुआ? 1668 और 1689 मतलब 1669 और 1668 को क्या करता है औरंगजेब? पूरी तरह से बैन लगवा देता है। हिंदू त्योहारों पर कोई भी हिंदू त्योहार नहीं बनवा सकता, जैसे दिवाली, दुशहरा, किसी तरह का भी हिंदू फेस्टिवल नहीं मनाया जाएगा। उसके बाद उसने बहुत सारे हिंदू मंदिर जैसे सोमनाथ गुजरात का, वाराणसी का और मथुरा में जो फेमस टेम्पल थे हिंदुओं के, वो सारे के सारे नष्ट करवा दिए थे। जिसके बाद उसने क्या कर दिया? पूरी तरह से हिंदू धर्म का नाश ही करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ? 1675
1675 को उसने गुरु तेग बहादुर जी को शहीद करवा दिया। तो गुरु तेग बहादुर को क्या करवा दिया, मृत्यु करवा दी। यानी कि गुरु तेग बहादुर जी की आप लोग जानते हैं, गुरु तेग बहादुर 9th गुरु ऑफ सिखिज्म, सिखों के 9वें गुरु हुआ करते थे गुरु तेग बहादुर। उनको एक बार क्या उनके साथियों के साथ दिल्ली बुलाया गया, उसके बाद उनसे कहा गया कि आप इस्लाम धर्म कबूल करो, लेकिन मना कर दिया किसने, गुरु तेग बहादुर जी ने, किसको, इस्लाम धर्म को कबूल करने से। इसीलिए उनको शहीद करवा दिया गया दिल्ली में, जहां पर आज दिल्ली में बना हुआ है शीशगंज गुरुद्वारा। तो किसकी याद में बना हुआ है, गुरु तेग बहादुर जी की याद में बना हुआ है शीशगंज गुरुद्वारा, जो एक हिस्टोरिकल जगह है। तो 1675 में उन्होंने क्या कर दिया, सिखों के 9वें गुरु को शहीद करवा दिया। और उसके बाद क्या हुआ, 1679 में उसने जजिया कर दोबारा से लगवा दिया। कहने का मतलब वो जजिया कर जो गैर मुसलमानों को देना होता था, जो सबसे पहले लगवाने वाला मुसलमान को कौन हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम। तो मतलब कहने का मतलब 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, जैसे जजिया कर सबसे पहले किस मुसलमान ने लगवाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। लेकिन ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला कौन था, फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद बंद करने वाला जजिया कर को कौन था, अकबर। लेकिन दोबारा से पूर्ण जजिया कर लगाने वाला एक लौता बादशाह कौन हुआ है, औरंगजेब आलमगीर, जिसने 1689 ईस्वी में जजिया कर को दोबारा लगवा दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ, 1681 में रिवोल्ट हुआ किसका, अकबर का। तो कहने का मतलब इसके बेटे ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया 1681 ईस्वी में, जिसको कहा जाता है रिवोल्ट ऑफ अकबर, अकबर का विद्रोह। और इस विद्रोह करके भागा इसका बेटा अकबर, लेकिन इस विद्रोह में इसकी मदद की किसने, संभाजी ने। तो संभाजी कौन था, शिवाजी का ही बेटा हुआ करता था संभाजी, जिसने इस रिवोल्ट के अंदर किसकी मदद की थी, अकबर की, जो किसका पुत्र हुआ करता था, औरंगजेब का। तो कहने का मतलब इस औरंगजेब अपने बेटे से दुखी था क्योंकि ये भाग गया था। उसके बाद उसने 1682 में किया अपना साउथ इंडिया मिशन। कहने का मतलब 1682 में उसने स्टार्ट कर दिया दक्षिण भारत अभियान। इसीलिए किया था उसने क्योंकि वो क्या करता था, मुगल साम्राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करना चाहता था। इसीलिए उसने 1686 में गोलकुंडा को और 1687 में बीजापुर नामक स्थान को क्या कर लिया था, अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। और बहुत सारे इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि 1682 में जब उसने साउथ इंडिया मिशन अपना स्टार्ट किया था, तो इसी को क्या कहते हैं, ग्रेव ऑफ औरंगजेब, या औरंगजेब को इसकी कब्र कहा जाता है, औरंगजेब की कब्र कहा जाता है दक्षिण भारत अभियान को, क्योंकि ये दोबारा से इतना बिजी हो गया दक्षिण भारत अभियान के अंदर, मतलब ये दोबारा वापस नहीं लौटा। तो कहने का मतलब अपने जो इसके बेटे थे सारे के सारे वेट कर रहे थे अपने पिता के मरने की, क्योंकि इसका बेटा जो है ना वो खुद 65 साल का हो गया था। तो ये मतलब क्या भविष्यवाणी करना चाहता था, ये ऐसा सोचता था कि मेरा पिता कब मरे और कब मैं गद्दी पे बैठा हूँ, क्योंकि उसको खुद डर था कि मेरे पिता से पहले क्यों ना मेरी मृत्यु हो जाए, क्योंकि वो 65 वर्ष का ही हो चुका था। और उसकी मनोकामना पूरी हुई। 1707 में मरा कौन, औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, कहां पर, अहमदनगर में। अहमदनगर में मरा कौन, औरंगजेब। लेकिन इसकी कब्र कहाँ है, दौलताबाद। दौलताबाद में दफनाया गया किसको, औरंगजेब को। और इसकी जो बायोग्राफी है आलमगीरनामा, जो किसके द्वारा लिखी हुई है, काजिम सिराज। तो इसकी जो बायोग्राफी है किसने लिखी हुई है, काजिम सिराज ने, जो किस नाम से है, आलमगीरनामा। और इतिहास में इसको जिंदा पीर भी कहा जाता है। पीर का मतलब होता है गुरु, मतलब जितनी भी सूफी संतों की दरगाह है या उनकी कब्र है उनको क्या बोला जाता है,
पीर कहा जाता है, लेकिन इसको बोला जाता है जिंदा पीर, जो इतिहास में फेमस हुआ। तो मतलब ये था इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। आशा करता हूँ आपको सभी को पसंद आया होगा। मतलब ये था मध्यकालीन भारत का लास्ट मुगल बादशाह कौन था, औरंगजेब। इसके बाद हम बात करेंगे छोटे छोटे उत्तरवर्ती मुगल बादशाह जो इसके बाद रूलर बनेंगे, और हम एंटर कर जाएंगे कहाँ पर, मॉडर्न इंडिया में या आधुनिक भारत में। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम डिस्कस करेंगे मुगलों का पतन, कि औरंगजेब के बाद जो भी बहादुर नहीं थे, जो कम समय के लिए मतलब अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन के रह गए, और पूरी तरह से पतन हो गया मुगलों का, और भारत में एंट्री कर जाएंगे पुर्तगाली, डचेस, अंग्रेज। तो आज की वीडियो में इतने ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन।